what features radically differentiate the economic system of Prout, that is progressive utilization theory, from the current system of capitalism? पूंजीवाद की जो वर्तमान व्यवस्था है, जिसको हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो इस व्यवस्था से प्रौत जो है, दैट इज प्रगतिशील उपयोग तत्व की आर्थिक व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, मौलिक रूप से क्या विशेषताएं हैं जो कि भिन्न है। ये सब्जेक्ट था, एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन that capitalism is a widely adopted economic system in which there is a private ownership of the means of production. Modern capitalist system usually include a market-oriented economy in which the production and pricing of good as well as the income of the individuals are dictated to a great extent by market forces resulting from interaction between private businesses and individuals than by central planning undertaken by the government or local institution. So capitalism is built on the concept of private property, profit motive, and market competition. सो इसी को यदि हम हिंदी में दो लाइन में परिभाषित करें तो पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अधिक से अधिक मुनाफा, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से व्यक्तिगत स्वामित्व के अधीन उत्पादन के साधनों का और धन के वितरण का नियंत्रण किया जाता है। So this was the in nutshell the definition of, most of you know, पूंजीवाद की यही परिभाषा है। क्या क्या मूल अंतर हैं ये जानना जरूरी है। तो उसमें जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था से अभी हमने शुरू में ही कह दिया कि एक तरह से बड़ा सेल्फिश लगता है और मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति से परिचालित व्यवस्था है। इज क्वाइट सेल्फी, ग्रीडी, प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा दिखता है। कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन का सिमटाव होता है। आज हम देख रहे हैं कि हार्डली फ्यू परसेंट people have more than 50% of the wealth of the entire globe. तो कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन का सिमटाव होता है। इंडिविजुअल ओनरशिप की बात होती है यहाँ पर, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। तो टुडे इट इज वेरी क्लियर दैट व्हाट एवर इज द सिस्टम, ये जो कैपिटलिज्म है, वो कैपिटलिज्म इज, नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट इट इज not working for everyone, it is working for few people. तो कुछ व्यक्तियों के धन के संग्रह, उपभोग एवं हस्तांतरण का जो अधिकार है, राइट एक्वायर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंजॉय इट एंड ट्रांसफर इट। मनुष्य शोषक कैपिटलिस्ट के हाथों उपभोग्य सामग्री की तरह कंज्यूमेबल गुड्स बनकर रह गया है। लोग मनमाने ढंग से जुआ का खेल खेलते हैं, जिसको आप सट्टा बाजार कहते हैं। एंड रिच ओनली कैन बिकम रिचर एंड पुअर कैन बिकम पुअरर। दिस इज द सिस्टम टुडे। और पूंजीवाद में गरीब अमीर की खाई बढ़ती है, जो आजकल हम लोग देख रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रा अवरोध बढ़ता है एवं आर्थिक मंदी, इन्फ्लेशन, रिसेशन और डिप्रेशन जैसी चीजें हैं। प्रौत में ऐसा नहीं होगा। तो ये आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट करते हैं, आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट, एंड दैट इज व्हाई दे पास थ्रू इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन एटसेट्रा। तो और जहां तक प्रौत की बात है, आप लोग जानते हैं कि प्रौत एक बैलेंस्ड इकोनॉमी है। वो देयर द प्रोडक्शन इज फॉर कंजम्पशन एंड देयर वेलफेयर ऑफ पीपल इज, जो देखा जाता है वो केवल भौतिक स्तर पे नहीं देखा जाता है, प्रवृत्ति मान के चलता है कि मनुष्य का अस्तित्व जो है वो त्रिस्तरीय है, दैट इज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, जो कि और कोई व्यवस्था आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं आई है धरा पर
तो ये मनुष्य के मनोवैज्ञानिक दशा को समझते हुए इस सिस्टम को बनाया है, और दैट इज हाउ Prout is different. Progressive utilization is theory is different. नाम ही है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब कैसे कहेंगे, जब जड़ वस्तु, जब जीव बनता है, जीव जब प्लांट बनता है, प्लांट जब एनिमल बनता है, जब मनुष्य बनता है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। तो इस प्रोग्रेसिव में मनुष्य को बनना बाकी क्या रह गया, तो परमात्मा ही बनना बाकी रह गया। सो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। सो वी लुक एट दैट साइड। एक और कॉन्सेप्ट है जो जानना शुरू में जरूरी है। आप लोग तैयार रहेंगे इस पे बोलने के लिए, क्योंकि मैं तो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं यहाँ पर। तो मैं कह रहा था कि एक और बात है, जो कॉन्सेप्ट है प्रउत का वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो है कि जो आप जानते हैं, हरर में पिता गौरी माता स्वदेशा भुवनत्रयम। तो ये जितने भी सृष्टि में हम धरती के ऊपर, धरती के नीचे, या जो कुछ भी हम वस्तुएं देखते हैं, ये हम मानते हैं कि ये परम पुरुष का बनाया हुआ है और ये उन्हीं की संपत्ति है, और हमारा उस पे अधिकार इस तरह से है जिस तरह से बच्चों का अधिकार अपने बाप की संपत्ति पर रहता है। तो उसे केवल हमें सदुपयोग करने का ही अधिकार है, उसको मिस यूटिलाइजेशन करने का अधिकार नहीं है। सो दीज आर सम फंडामेंटल पॉइंट्स विच इज कमिंग टू माय माइंड, एंड बियॉन्ड दैट आई एम वेरी श्योर कि आप लोग इस टॉपिक पे तैयार होके आए होंगे और बात करेंगे कि आज का क्लास नहीं है, टुडे इट्स अ डिस्कशन। तो मैं आप में से किसी से भी ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस टॉपिक पे अपने विचार दें। हाउ फंडामेंटली जो है वो प्रउत फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स आर डिफरेंट देन व्हाट इज एग्जिस्टिंग इकोनॉमी, जिसको कि हम पूंजीवाद कहते हैं। So I think, taking permission from the chair today, I would like to proceed. जैसा कि अभी इशारा किया गया, मूल रूप से आर्थिक व्यवस्था की ओर इशारा किया गया, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात अभी राजेंद्र दादा ने कही कि प्रौत एक ऐसा दर्शन है जो त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल, मतलब तीनों पहलुओं की बात वो करता है, जो अब तक किसी दर्शन ने उस पक्ष को देखा नहीं। उस ओर आर्थिक पक्ष तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एडम स्मिथ से लेकर मेनियर्ड कीन्स तक, और एडम स्मिथ ने भी जो इस पूरे दर्शन के फाउंडर माने जाते हैं, उन्होंने भी इनविजिबल हैंड की बात कही कि मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड एवरीथिंग, और लेसे फेयर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 3 पक्षों की जब बात आपने उठाई, मैं उसी से आगे बढ़ना चाहूंगा। इसमें एक बहुत ही मैं कहूंगा कि सारगर्भित डिस्कोर्स है, कैपिटलिज्म इन 3 स्फीयर्स। तुम लोगों को नशा हो चुका है, कोई जरूरत नहीं है। तो कैपिटलिज्म इन 3 स्फीयर्स को समझने से फिर प्रौत का भी अंतर जो है समझ में आ जाएगा। और जब कैपिटलिज्म इन 3 स्फीयर्स की हम बात करते हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि चैप्टर 5 जो प्रौत का है, उसके 13, 14, 15, 16 की ओर हम लोग फिर जाएंगे, क्योंकि ये जो मेथोडोलॉजी है प्रौत की, या प्रोसेस आप कहें, वो 13, 14, 15, 16 में स्पष्ट रूप से कही गई। बाकी तो सिद्धांत हैं, एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, और समाजादेशन बिना धन संचय अकर्तव्य, सिद्धांत की बात जरूर कही गई है, लेकिन मेथोडोलॉजी की बात मेरे ख्याल से 13, 14, 15, 16 में बहुत अच्छे तरह से डिफाइन किया गया, जिस और अभी आपने इशारा भी किया रंदा दादा आपने। तो कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन जो बाबा कहते हैं कि ये तीनों आयाम में होता है। फिजिकल जो आपने कहा कि शोषण इसकी बुनियाद है, इसमें इसको इस डिस्कोर्स में बहुत ही गंभीर डिस्कोर्स है, और मैं अनुशंसा करूंगा कि इसको फिर सभी पढ़ें, और बार बार पढ़ने से बहुत सी बातें इसमें सामने आती हैं, और प्रौत के कॉन्ट्रास्ट को भी समझने के लिए इसको समझना आवश्यक है। तो शोषण जो है वो बुनियाद है पूंजीवादी दर्शन की, और ये बुनियाद भी जो है वो ट्राई डायमेंशनल है। फिजिकल लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन है, साइकिक लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन है, और स्पिरिचुअल लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन। और इसी को 13, 14, 15, 16 में
बड़ी खूबसूरती से इस पर मैं कहूंगा कि आक्रमण किया गया है और नए विचार का सूत्रपात भी है उसमें। तो इसमें जैसे कहते हैं, जो थोड़े से शीघ्रता से मैं इस पे जाना चाहूंगा कि बाबा कहते हैं कि क्या इसके सिम्टम है, कैपिटलिज्म में जो मानसिक शोषण है उसके बहुत सारे आयाम हैं, और बहुत खूबसूरती से इन्होंने स्पष्ट किया। जैसे कहते हैं कि जो बहुजन समाज है, मेजॉरिटी है, उसकी लिटरेसी स्किल्स अनडेवलप्ड रह जाती है। दूसरा वे कहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस भी नहीं उनमें डेवलप होता है, जो डेमोक्रेसी का एक बहुत की मौलिक आधारशिला है, लेट अस रिमेंबर। तीसरा वो कहते हैं कि ये एक्सप्लॉयटेशन जो है, साइकिक एक्सप्लॉयटेशन, फियर एंड इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स को जनरेट कर रहा है। हैव और हैव नॉट के बीच की दीवार, जो मार्क्स ने कहा, प्रोलिटेरियत और कैपिटलिस्ट, सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग के बीच की जो दीवार इतनी बड़ी हो गई है, इतनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह, तो उसमें फियर भी है, एक दूसरे के प्रति भय भी है। कौन किसको दमित कर देगा, कब विप्लव हो जाएगा, उसका खतरा है। और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स तो है ही, जो हैव नॉट सर्वहारा, वो देख रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, हम मेहनत करते हैं और प्रॉफिट कहीं और जाता है। अगली बात वो कहते हैं इररेशनैलिटी इन सोसाइटी। बोले कि इस फियर और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से समाज में इररेशनैलिटी को बढ़ावा मिलता है, जो कि समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि बाबा का एक सेपरेट डिस्कोर्स है, द रूल ऑफ रैशनैलिटी मस्ट प्रिवेल। ये इस पे उन्होंने बार बार इसको हाईलाइट किया। अगला वो कहते हैं कि इररेशनैलिटी आने से समाज में बौद्धिकता का जो घोर अभाव हो जाता है, जियो सेंटिमेंट और सोशियो सेंटिमेंट पनपने लगता है। अब देखिए ये कैसे पूंजीवाद जो है समाज के बिखराव की नींव कैसे रख रहा है। बाबा ने स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन किया है, और कहते हैं कि जियो सेंटिमेंट और सोशियो सेंटिमेंट क्या है, उसे डॉगमेटिक थियरीज इमर्ज करती हैं, और समाज में धार्मिक जो अंधविश्वास है वो बहुत जड़ें गहरी कर लेता है, जो अभी हमारे यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे शायद भूत रहता हो। फिर वो अगली बात कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स पूंजीवादी व्यवस्था में खरीद लिए जाते हैं और वो शोषण का औजार बन जाते हैं। वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं जो पूंजीवादी चाहते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि ये पूंजीवाद जो है बहुरूपीय की तरह रूप बदलता है, गिरगिट की तरह रूप बदलता है, और इसका रूप लेसे फेयर भी हो सकता है, साम्राज्यवाद हो सकता है, उपनिवेशवाद हो सकता है। जैसे भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बहुत क्लियर था कि ब्रिटिशर्स ने जब भारत को कॉलोनाइज किया और कॉलोनी बनाई, आधी दुनिया को बनाई, भारत की बात ली जाए तो यहां से ये भारत क्या हुआ, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल हो गया टू ब्रिटिश कॉटन मिल्स, और उसके बाद वहां के मिल के बुने हुए कपड़े हिंदुस्तान में आए तो कैप्टिव मार्केट भी हो गया, और अंत में ढाका के मलमल और वो सारी कॉटन इंडस्ट्रीज बैठ गई। ये सब सर्वविदित है इतिहास। तो ये कॉलोनियलिज्म भी जो है पूंजीवाद का एक बदला हुआ स्वरूप है। फिर उन्होंने कहा कि मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है जैसे हिंदुस्तान में, ये भी पूंजीवाद का ही एक स्वरूप है, परिवर्तित संशोधित स्वरूप है, जिसमें समाजवाद की बात की जाती है पर मूलतः पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है। और फिर एक और जो कॉन्सेप्ट है टेक्नो फ्यूडलिज्म, जो कि रेड्डी दादा ने भी इस विषय को काफी पढ़ा है, मैं भी उस पुस्तक को पढ़ रहा था। उसमें एक अर्थशास्त्री अंत में वो कहते हैं, उसमें बड़ी खूबसूरत बात कही गई है कि पूंजीवाद की जो बुनियादें हैं वो बदल दी गई और नई बुनियादों पे ये खड़ा हो गया है। क्लाउड सर्फडम की वो बात करते हैं, लेकिन अंत में कंक्लूडिंग चैप्टर में ये जो अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि इसका अंतिम परिणाम क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये शब्द उन्होंने यूज किया है। तो जो मूल बात है शोषण, उसकी बुनियाद तो बनी रह गई और बड़ी हो गई। यही है कि शोषण जो है अब एक बड़े बड़े जो जायंट्स हैं, जो टेक्नो जायंट्स हैं, उनके हाथ में चला गया, लेकिन वो भी पूंजीपति हैं। ऐसा नहीं कि वो सर्वहारा वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के। फिर वो कहते हैं साइको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी पूंजीवाद का एक हिस्सा है, और इसमें इन्होंने बताया कि कैसे भाषा और संस्कृति का दमन किया जाता है, एक सूडो कल्चर को जन्म दिया जाता है ताकि मूल जो प्रवृत्ति है आदमी की वो अधम की ओर चली जाए, तामसिक प्रवृत्ति मुखर हो जाए। फिर वो कहते हैं औरतों पर इतने तरह के अंकुश लगाए जाते हैं
कि उनका जीवन स्तर बिगड़ जाता है। हम सभी जानते हैं कि पूंजीवाद में उनको किस तरह प्रदर्शन और नुमाइश की चीज बना दिया गया है, और बॉडी औरतों की शरीर पर इतना फोकस आ गया है विज्ञापनों में कि आप जैसे हर कुछ वही यूज करती हैं और दूसरा जेंडर है वो कोई यूज नहीं करता। ऑब्वियसली दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एज मॉडल्स। फिर वो कहते हैं कि एक शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसी अमनोवैज्ञानिक होती है जिसका व्यवहारिक जीवन से कोई लगा, प्रकृति से, व्यवहारिक जीवन से। और फिर कहते हैं कि धर्म के नाम पर सेक्युलरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन धर्म की हत्या हो जाती है धीरे धीरे। और फिर कहते हैं बॉल्कनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, समाज कास्ट में, ग्रुप में, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है, जो कि सोशियो सेंटिमेंट और जियो सेंटिमेंट का भी परिणाम है। और इस तरह वो कहते हैं कि मास मीडिया को भी कंट्रोल करके पूंजीवादी जो है समाज का लगातार शोषण करते हैं। लास्ट में वो कहते हैं स्पिरिचुअल कैपिटलिज्म की बात, उसमें कहते हैं जो आध्यात्मिक मेधा संपन्न लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, वो समाज में स्पिरिचुअल मोरालिटी का प्रचार करें, वो जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में नहीं जा सकते हैं। दे कैनॉट एब्डिकेट देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समाज से जो उन्होंने लिया है समाज को उनको वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि कार्डिनल ह्यूमन वैल्यूज को भी बताना जो है स्पिरिचुअल मॉरल्स की जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी, जो मानसिक स्थिरता है या जिसे भागवत गीता में स्थित प्रज्ञ होने की बात कही गई, वो तो अंतिम स्वरूप है स्थित प्रज्ञ, जो भगवान कृष्ण ने कहा और डिफाइन किया कि स्थित प्रज्ञ क्या है। तो ये कहते हैं कि ये जो सद्विप्र ही कर सकते हैं, स्पिरिचुअल मॉरलिस्ट ही इस तरह। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब देखिए इसको प्राउत में कैसे 13, 14, 15, 16 में स्पष्ट किया गया। 13 में जब कहा गया मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन, रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई, इरैशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की गई। और आगे देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर राजेंद्र दादा ने संकेत किया, ऑफ ऑल मंडेन, सुप्रा मंडेन एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज ऑफ द यूनिवर्स। तीनों पहलुओं की बात इसमें की जा रही है। पूरे ब्रह्मांड के जितने संसाधन हैं इन तीनों स्तर पे उनका सम्यक रूप से और रैशनल रूप से उपयोग किया जाए। इसके आगे वो 14 में कहा जाता है कि फिजिकल, मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटी जो व्यक्ति के हैं और समाज के, दोनों का सम्यक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। ये हम सभी जानते हैं, पर पुनरावृत्ति मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये पूंजीवाद से हमारी भिन्नता को दर्शाता है। और फिर आगे वो कहते हैं प्रॉपर एडजस्टमेंट को भी उन्होंने डिफाइन किया है। देयर शुड बी अ प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन ऑल दिस यूटिलाइजेशन। और अंत में कहते हैं 16 में इन अकॉर्डेंस विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो ये मूल रूप से जो सोच है संरचना, पूरी संरचना को बदलने की सोच है। जो इसलिए पूंजीवाद की जब भी हम बात करें तो आर्थिक शोषण के साथ इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं करें कि साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, स्पिरिचुअल एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, और इन तीनों के खिलाफ प्रौद्ध खड़ा है। और इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से जब 13, 14, 15 में ये बार बार बात कही गई है कि हर एक पहलू का सम्यक रूप से सदुपयोग किया जाना चाहिए, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए और रैशनल भी होना चाहिए और प्रॉपर एडजस्टमेंट और बैलेंस के साथ। तो ये इन दोनों को मिलाकर ही मेरे ख्याल से पूरे संदर्भ में हम चीजों को समझ पा रहे हैं। एटलीस्ट मैं ऐसा सोचता हूँ। थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच। प्रौद्ध का कैनवास बहुत ही बड़ा है। अभी तक जितनी भी थ्योरीज आई हैं, they have concentrated mostly on the physical aspect and that to the material aspect. बाबा जब कहते हैं तो व्यष्टि समष्टि शरीर मानसाध्यात्मिक संभावनायाम चरोपयोगश्च जब कहते हैं, तो अभी तक मनुष्य को एक तो वो एज अ टूल देखता है, आज तक जितनी भी चीजें आई हैं, लेकिन उसमें भी उसका केवल कुछ हद तक अब उसको मेटेरियल यूज के लिए ही देखता है। हम लोग का जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ माइंड है, यदि हम मनुष्य की बात करें, और जहां तक भूमा मन की जो कल्पना है जिसमें प्रतिसंचर धारा में जितना कुछ है, 5 तत्व जो हैं उनमें जो सूक्ष्म तत्व है, आकाश तत्व है, इनकी अभी तक एक्सप्लोरेशन उतना नहीं हुआ है जितना बाबा एक्सपेक्ट करते हैं या जितना लोग कर सकते थे। तो मैं व्यक्ति पे आता हूं तो व्यक्ति इतनी सीमित अभी तक सोच रह गई है कि हम लोग कहते हैं ना कि 5 कोश, कोश का मतलब ये होता है खजाना।
So still we are in the very lower kosas. जितने भी अभी तक रिसर्च हुए, even the best writers whoever has written has not gone beyond the काममय कोश, मनोमय कोश, मनोमय कोश से ऊपर तो हार्डली ही कोई गया है. इवन द राइटर्स, वो कुछ भी लिखते हैं तो उनकी इसी लिमिट में ही रह करके जितने भी लिटरेचर्स हैं वो भी इसी सीमा में रहते हैं. वेयर एज द हायर लेयर्स have a tremendous potentiality which can serve the humanity and the entire globe. So those things are still unexplored. तो ये जो प्रवृत्त is a very very different aspect. But जैसे दादा ने बोला कि प्रवृत्त is against all kind of exploitation, हर तरह के शोषण के विरुद्ध है. लेकिन बाबा कहते हैं एक जगह, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, अर्थनैतिक एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज इस पे मनुष्य का अस्तित्व निर्भर करता है. यदि मनुष्य जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर और जो प्रोग्रेस की बात है, अस्थि नहीं रहेगा तो भांति और आनंदम की बात सेकेंडरी हो जाएगी. तो इसीलिए द कंसंट्रेशन ऑफ प्रवृत्ति एट प्रेजेंट इज, द प्रायोरिटी इज टू वर्क अगेंस्ट exploitation, physical exploitation, because the world is facing lot many problems. If you look at the poverty, the gap between the rich and poor. तो हम लोग आज वही डिस्कस कर रहे थे. तो आप में से किन्हीं और के कोई विचार आ रहे हो इस सब्जेक्ट से संबंधित, काइंडली यू कैन रेज योर हैंड्स और यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. जब तक आप हाथ नहीं उठाते हैं तब तक मैं कुछ गिनती गिनाता रहता हूं. चलिए, तो एक बात और है कि पूंजीवाद में गरीब अमीर की खाई बढ़ती है, जैसा कि हम लोगों ने अभी सुना और देख रहे हैं अपने जीवन में, और बेरोजगारी बढ़ती है, मुद्रास्फीति वगैरह वगैरह की परेशानियां होती हैं. इसीलिए इसको अटैक करना प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है, ताकि मनुष्य का अस्तित्व तो गारंटी हो जाए. क्योंकि हमारा जो 5 फंडामेंटल्स प्रिंसिपल के पहले जो हमारा पहला जो 9th प्रिंसिपल है, वो कहता है कि संवैधानिक रूप से एटलीस्ट 5 मिनिमम फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स की जो मूलभूत रिक्वायरमेंट्स हैं एक मनुष्य को जीने के लिए, वो गारंटी करना जरूरी है. विच इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट कैपिटलिज्म थिंक्स. कैपिटलिज्म प्रोबेबली वर्क्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ, यह है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, जो कॉन्सेप्ट है इसी पर काम करता है. बट हमको ये ध्यान रखना है कि लॉजिक अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमको मछलियों का समाज नहीं बनाना है, हमको मनुष्य का समाज बनाना है. एंड मनुष्य इज टिपिकली रेडिकली डिफरेंट देन व्हाट अदर क्रीचर्स आर. तो मैं कह रहा था, विलासिता के जाल एवं भोग लिप्सा में फंसकर मनुष्य जीवन की गतिशीलता भी खो बैठता है. यदि हम कैपिटलिज्म की बात करें, मान लीजिए कि कुछ ही लोग हैं जो बहुत धनी हैं, बट उनके में भी जब जीवन को झांक करके देखिएगा, क्योंकि आपके नजरिए, आप लगभग प्राउटिस्ट हैं, स्पिरिचुअलिस्ट हैं, तो आपका नजरिया बिल्कुल अलग है. यू हैव गॉट अ दृष्टिकोण ऑफ नव्य मानवतावाद. तो उस दृष्टि से जब आप देखते हैं उन लोगों को, तो आपको देखिए, जिसका पेट में दाना नहीं है उसको तो दुखी होगा, लेकिन जिनके पेट में दाना है और थोड़ी सी सोच रखते हैं नव्य मानवता, उनको लगेगा कि क्या मूर्खता है. क्योंकि दोनों चीज, विलासिता और विपन्नता, ये दोनों ही चीज जो है वो मनुष्य को नीचे ही गिराता है. वो लोअर वृत्ति को ही उजागर करता है. एक मजबूरी में करता है और दूसरा डायरेक्शन लेस होने की वजह से करता है. तो मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूं कि एनी ऑफ यू मस्ट रेज, क्योंकि आज सब्जेक्ट है कि किस तरह से प्रवृत्त का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, फिलॉसफी है, इज रेडिकली डिफरेंट देन प्रेजेंट इकोनॉमिकल फिलॉसफी, जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं. तो आज भी हम एक और बात याद आ रही है कि वेयर वी आर डिफरेंट, हाउ शोषण, जैसे दादा बोले शोषण कैसे हो रहा है, अब इस पे आया जाए, थोड़ी बातें कर ली जाए. गरीब देशों में आप देखेंगे कि जो प्राकृतिक संसाधनों एवं कच्चे माल का, जो रॉ मटेरियल्स की पूंजीपतियों द्वारा भयंकर शोषण होता है. यू लुक एट एन अफ्रीकन कंट्रीज, यू लुक एट एनी पुअर कंट्रीज, उनका भयंकर शोषण होता है, बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सट्रैक्ट, और वो किसी न किसी तरह के डेट में भी फंसे हुए हैं, इस वजह से भी उनको ऐसा करना पड़ता है.
तो जबकि प्रौत इज रेडिकली डिफरेंट। प्रौत कहता है कि किसी भी लोकल रॉ मटेरियल का फाइनल प्रोडक्ट वहीं बनना चाहिए, वहीं के लोकल स्पेस में ही बनना चाहिए। So there is no question of transporting raw material. Yes, final finished product can be given provided it is fulfills our local requirements. So ये कुछ चीजें मैं बीच में बोलता जा रहा हूँ which is radically different, which I think नमस्कार दादा एंड नमस्कार टू एवरीबॉडी। उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है अभी, मतलब ऑन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम थोड़ा बहुत क्लाउड का समझ में आता है, बट व्हाट आई फील, मैं सिर्फ एक ही पॉइंट को बोलूंगी। एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? yes didi, yes you are audible. Okay, so what I say is that capitalism, which actually initially focused within a small circumferences, France, has now spread their wings all over the world. पहले जब कैपिटलिज्म शुरू हुआ था, जैसे यूरोप में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो वहां पे छोटे एरिया में हुआ, देन दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ मार्केट, एंड इस तरह से वो बढ़ता चला गया। आज उस कैपिटलिज्म का रिजल्ट ये हुआ कि वॉर्स होने लगे कंट्रीज में। द बाउंड्रीज ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री इज बिकमिंग थिक एंड थिक एवरी डे इन द मैप। इतनी ज्यादा थिक हो गई कि एवरीबडी हु इज अक्रॉस द बाउंड्री इज योर एनिमी, वेयर एज आर प्राउड फिलोसफी स्पीक्स अबाउट द कलेक्टिव movement within the countries. So this is also one of the difference between the South and the capitalism. Thank you, Dada. Namaskar. Thank you Didi, thank you that you spoke these points. You are absolutely right. और एक और बातें आती है, हालांकि इससे तो संबंधित नहीं है बट इनडायरेक्टली है, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन की बात दादा किए, इसीलिए मेरे को याद है कि पूंजीवाद जो है, जो कैपिटलिज्म है, उनको जो है ना डेमोक्रेसी, स्पेशली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बहुत पसंद है। तो इसका प्रोपगेशन इतना होता है कि देयर इज नो बेटर सिस्टम देन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑन दिस अर्थ, और दैट कैन नॉट बी। इसको इतना प्रोपोगेट किया गया है। Whereas we have seen कि जिसको हम डेमोक्रेसी का अगुआ कहते हैं, द मोस्ट प्रॉस्परस कैपिटलिज्म एग्जिस्ट देयर, एंड दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। अभी लास्ट जो इलेक्शन हुआ था बिटवीन ट्रम्प एंड बाइडेन, आपने देखा कि वहां पर क्या स्थिति थी। तो हालांकि उनके पास कई चीजें हैं, एटलीस्ट बेसिक चीजें हैं। और यस, may I request my Pritoshanand Dada has raised hand. Yes Dada, you please speak. I was just filling the blank. Thank you. Okay. So I am audible? Yes, very much. Thank you. ये हम लोगों का दायित्व है, जैसा कि राजेंद्र दादा बोल रहे हैं कि हम हर व्यक्ति को बोलना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए बल्कि ये मैसेज आज के विषय के अनुसार सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी का विकल्प गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी प्राउड के माध्यम से आई हुई है। अब सेल्फ सेंटर्ड का मतलब ही है कि वहां ऑलरेडी हमारे विद्वान, आप दो लोगों ने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी किया है। लेकिन गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी जब हम कहते हैं, ये जो मनुष्य का अस्तित्व है, ये मात्र भौतिक नहीं है, मात्र मानसिक नहीं है और मात्र आध्यात्मिक ही नहीं है, बल्कि तीनों का सुसामंजस्य है, सम्यक। तो जो रिसोर्सेस है, इस रिसोर्सेस को पूंजीपति मानसिकता के माध्यम से, प्रॉफिट मोटिवेशन के माध्यम से शोषण किया जा रहा है। लेकिन ये शोषण इतना ही नहीं है। अभी वर्ल्ड लेवल की जो सिचुएशन है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल भी डिस्ट्रक्टिव पर्पजेस के लिए किया जा रहा है। जो वर्ल्ड वार्स ऑलरेडी हम सब लोग विटनेस कर रहे हैं, इसके कारण भी मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ रहा है, पीस डिस्टर्ब हो रही है। दिस इज ऑल एज वी नो simply because of that self-centered ideologies। तो इसी का विकल्प
जब हमें मिल चुका है, और ये जो विकल्प है मनुष्य कोटि का नहीं है, ये हमें समाज में शेयर करना आवश्यक है कि ये जो विकल्प के रूप में आया हुआ है ईश्वर केंद्रित दर्शन, ये भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों का एक सुसामंजस्य है, और तीनों को मिलकर के ही मनुष्य, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, इसमें ह्यूमंस जो है वो कंट्रोलर है, गार्जियन है, इस समाज को बचाने के लिए नेक्स्ट टू गॉड है। तो ये बहुत ही अच्छी बात राजेंद्र जी ने बोली है, उजागर किया है कि मनुष्य का जो स्तर है वो अन्नमय कोश, काममय कोश, बहुत ज्यादा हुआ तो थोड़ा मनोमय कोश, परंतु मनुष्य तो ईश्वर पुत्र होने के नाते नेक्स्ट टू गॉड है, बल्कि ज्यादा उचित होगा वी आर द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द गॉड, वी ह्यूमंस। तो जो नेतृत्व होगा वो मनुष्यों का होगा, लेकिन कौन से मनुष्यों का? जो कि बोधि तत्व के माध्यम से गाइडेड होते हैं। तो वो प्रोग्रेस जो शब्द आया हुआ है प्रउत में, प्रकृष्टा इत्यर्थ प्रगति, प्रगति तो वो है जो सेल्फ को जान सके, और सेल्फ को जानने के लिए मन का विस्तार भी करना जरूरी है, मन के विस्तार के लिए शरीर की रक्षा भी जरूरी है, निम्नतम आवश्यकता की गारंटी की भी जरूरी है। तो इस दृष्टि से ये जो त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद जो आया था, इसी ने सारे मिजरीज को इनवाइट किया है, और अब ये आज की आवश्यकता बन चुकी है, और इस आवश्यकताओं को ख्याल में रखते हुए ही संसार का मालिक के रूप में ब्रह्म कोटि के गुरु बाबा दार्शनिक के रूप में हमें गाइड कर रहे हैं। उन्होंने हमें अपना परिचय दिया। अब हम लोगों का ड्यूटी बनता है ये जो ईश्वर केंद्रित दर्शन, इसके माध्यम से ये जो रिसोर्सेस है, इस रिसोर्सेस का मैक्सिमम और रैशनल यूटिलाइजेशन करने के लिए लीडरशिप आल्सो शुड बी अप निवो ह्यूमैनिस्टिक पैटर्न। तो निवो ह्यूमैनिस्टिक कहने का मतलब हुआ कि प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी और ह्यूमंस को भी सिक्योरिटी देना मनुष्य का काम है, और वो लीडरशिप यहाँ प्रभुत्व के माध्यम से सदविप्रभु की लीडरशिप बोली गई है। तो सदविप्रभु लीडरशिप तभी आ सकती है जब सम्यक व्यायाम के द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक ऊर्जा को मानसिक ऊर्जा में और मानसिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित कर सके। और ये जो इस तरह का जो प्रोत्साहन है, इस तरह की जो प्रेरणा है, इस प्रेरणा को लेकर के ही ये ईश्वर केंद्रित दर्शन है, और इसका अभाव ही जो है सेल्फ सेंटर्ड पूंजीवाद है। तो ये आज की आवश्यकता होने के नाते रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन, और वो अभी हमारे विद्वान लोगों ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है कि उसका उपभोग करने की दृष्टि से रिसोर्सेस का, तो ये सिस्टम लागू करने के लिए स्पिरिचुअलिस्ट मीन्स सद्विपराज, जो कि अपने अन्नमय कोश से काममय कोश, काममय कोश से मनोमय कोश, मनोमय कोश से अतिमानस कोश, अतिमानस कोश से विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश से हिरणमय कोश परे तत्सब्रह्म ज्योतिषा ज्योतिष तद, उसमें इस्टेब्लिश होकर वो लीडरशिप, दैट लीडरशिप इज सद्विप्र लीडरशिप, दैट लीडरशिप इज निवो ह्यूमैनिस्टिक लीडरशिप। इसके माध्यम से आज समाज में जो उथल पुथल हो रहा है, और इस पावर मांगर्स के माध्यम से, मटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी के माध्यम से आज जो पीस आज डिस्टर्ब हो गई है, उसको बचाने के लिए भी ये ईश्वर केंद्रित दर्शन को लागू करवाना
आज की नितांत आवश्यकता हो चुकी है। बुद्धिजीवी लोग यहाँ उपस्थित हैं और इसकी जानकारी आप लोग समझ ही रहे हैं, इसीलिए मैं और अन्य विद्वान लोगों के कुछ जो फीलिंग्स है सुनना चाहेंगे। ये भंडार है, ये अनंत सागर है ज्ञान का। इसी दो शब्दों के साथ मैं अपने यहाँ शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, Dada. Thank you very much. So we should never forget that the very topic is which are the points, कौन से ऐसे बिंदु हैं जहां प्रौत जो है रेडिकली मतलब मूल रूप से कैपिटलिज्म से भिन्न है। सो लेट अस टॉक पॉइंट वाइज। सो जैसे कुछ बातें आ रही है, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी हम कहते हैं, प्रौत कहता है, वेयर एज कैपिटलिज्म बिलीव्स इन सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। So Prout advocates for a decentralized economic structure, whereas economic power is distributed in local level. So this is the contrast to the centralized nature of capitalism. So where economic decisions are often concentrated in few corporations or entities. So एक fundamental difference. So this way we need to compare. For example, economic democracy. Prout emphasizes on economic democracy. There are 5-6 factors in economic democracy. In nutshell, I will tell you. The first thing that everybody must have some job. Nobody should be disengaged. Everybody should play its role according to its potential in creating the national or Samaj wealth. So every hand must have a job as per their capability and skill. So Prout emphasizes economic democracy. Not only job, उसके अलावा बात आती है that the basic minimum requirements has to be guaranteed. लोकल जो चीजें हैं, जैसे हम लोग इसके पहले भी बात किए, उनका फाइनल प्रोडक्ट वहीं बनना चाहिए। उदाहरण यहाँ पर एक बात है, हमारे रेड्डी जी एक समय बात कर रहे थे, एक उदाहरण है इसलिए ये पीपल्स इकोनॉमी से संबंधित है। द बेसिक फंडामेंटल नीड्स ऑफ अ पर्सन इज टोटली डिपेंडेंट मोस्टली ऑन एग्रीकल्चर। अभी देखिए एग्रीकल्चर में शोषण भी आपको दिख जाएगा। इसके 3 पार्ट हैं। एक है एग्रीकल्चर, खेती करना। दूसरा है एग्रीको, मतलब ऐसे सारे टूल्स जो कि हमारे एग्रीकल्चर में सहायक होते हैं। और इसके बाद आता है एग्रो इंडस्ट्री, मतलब हमारे एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे चावल, आटा एटसेट्रा, बहुत कुछ बनते हैं। आजकल तो अनाद लिस्ट है। तो मैं कह रहा था कि इसमें आप देखिएगा कि 2 चीजें जो आपका एग्रीको एंड एग्रो जो इंडस्ट्रीज हैं वो सब फ्लरिश कर रही हैं। दे आर एंजॉयिंग द प्रॉफिट। बट व्हाट इज हैपनिंग टू द थर्ड पार्ट एग्रीकल्चर? यू कैन अंडरस्टैंड आज एग्रीकल्चर की, किसान की क्या दशा है। एंड नेवर फॉरगेट that almost 60 to 65% of the population is totally dependent on agriculture today, which is again, as per the Prout, this is not desirable. So ये है economic democracy का एक difference है, whereas the standards in contrast to the capitalism, where economic power is often concentrated in the hands of a few wealthy individuals. तो ये जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में हम कहते हैं कि ये लोकल लेवल के हाथ में रहना चाहिए जो इकोनॉमिक पावर है, दिस इज जस्ट अपोजिट टू व्हाट कैपिटलिज्म थिंक्स। सो दीज आर द पॉइंट्स। इसी तरह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो चुकी है, हरन दादा भी किए हैं, दादा भी केयर कर रहे थे। एक बहुत विशेष चीज हम लोग अलग करते हैं, यह है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। यहां हम बिल्कुल रेडिकली डिफरेंट हैं प्रौत से, कैपिटलिज्म से। Prout encourages the establishment of cooperative enterprises. कोऑपरेटिव को Prout बढ़ावा देता है, where workers collectively own and manage business, जहां की जितने भी उसमें कामगार लोग हैं वो उस बिजनेस को एक साथ कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन से उसको मैनेज करते हैं। और इसके बिल्कुल कंट्रास्ट में इसके ठीक उल्टा है, कैपिटलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइजेस, often driven by profit motives and shareholders interest. वो उनका चाहे कुछ भी करना पड़े, उनको प्रॉफिट कमा करके शेयर होल्डर्स को
कुछ देना ही है, अदरवाइज वो विड्रॉ कर लेंगे एंड उनकी कंपनी डूब जाएगी। तो ये बड़ा एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि दे आर बाउंड टू क्रिएट आई मीन प्रॉफिट टू सेटिस्फाई देयर शेयर होल्डर्स। इसी तरह से जो साइक्लिकल एक इकोनॉमी है विच इज वेरी डिफरेंट, Prout promotes a cyclical economy, emphasizes sustainability, environmental consciousness, whereas capitalism, on the other hand, has been criticized for its focus on constant growth and consumption, often leading to environmental degradation and what you call resource depletion. तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, दे आर वेरी काउंटर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल कुछ टैक्सेशन की जहां तक बात आती है, वी आर वेरी डिफरेंट। मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट्स की बात आती है, वो मेरा फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ही कहता है कि समाजादेशेन बिना धन संचय कर्तव्य। ऐसा नहीं कि संचय करने का नहीं दिया जाएगा, संचय करने दिया जाएगा, बट देयर हैज टू बी द रूल, यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। एट द सेम टाइम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के गारंटी के बाद ही ऐसा हो सकता है। So our motive is to first let people live so that जिसके लिए उनका जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म, उसमें वो मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान भी तो अपना कर सकें। अदरवाइज जितना मेंटल एनर्जी है मनुष्य का, पैदा हुए, पढ़े लिखे और जब 19-20 साल से लेकर के मरने तक वो केवल भौतिक सुख को उपासने में ही खत्म हो जाती है, which is not the ideal human life. That is what Prout talks very different than what other theories talks. So it's important to note that Prout is a theoretical framework today, and its practical implementation could vary, of course. The above features जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं, they represent the fundamental principles of Prout. So हमको इन टॉपिक्स पे बात करनी है, और आप में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस तरह से इन पहलू पर? यस प्रभात जी। नमस्कार एवरीवन। जी, आई एम सॉरी, आई वाज आउट फॉर सम टाइम, last 15-20 days. Before going to the technicalities between the difference between capitalistic theory and Proutistic theory, not I would like how radically we are different in economic terms. Exactly, Dadaji. First of all, we have to see into the daily social activities. We will extract the results from there, how capitalistic theory is working, because we all know that we are learning Prout, and we are in a process to implement in a near future. Our organization will implement the Proutistic theory in the society. But if we have to study the capitalistic tricks and or monopoly, how they are doing, we have to study the social activities first. I would like to say, I would like to give one example, small example regarding the agriculture activity. Suppose a farmer is there, he is working 90 to 120 days in a field, in a khet, suppose, and he is growing something. Suppose he is growing tomato. Right now it was very high priced, 80 rupees to 150 rupees per kg it was. If we see the exact scenario, how the person, he is spending 120 days in a field to grow the tomatoes, how much per kg amount he is getting everywhere. If the price is 150 rupees per kg in a marketplace, the person who is growing, he hardly gets 20 to 30 rupees per kg. So where the 70 to 80 rupees has gone? The question is where? So what I feel is that there are middlemen right from the field to our plates. There are minimum 15-20 stages where middleman is working. The farmer takes his crop to the market, and the middlemen start working. And you will be surprised, we all will be surprised, that after such a hard labor working,
the man who is growing, he is hardly getting 30 rupees or 20 rupees or 25 rupees according to that marketplace. The person who is spending hardly half an hour or 2 hours in that particular market, he is taking more benefit than this farmer. Yeah. Sometimes the profit goes up to 100%, sometimes it goes to 200%. The farmer is getting 30 rupees, the middleman is getting 30 to 40 rupees per kg profit margin. Yeah, I Yes, am sir. giving the example in last this that I We went. understood your theme. Yes. and the example. So we have to, if we have to go through the capitalistic is one and only one motive is that to extract blood and bone from the man for own's benefit. They are doing that. They are working in their things. You know, you go to some industrial area, every big city having an industrial area. You know, you see the working condition of the staff labor. It's very pathetic. It's very, if you see, you will see that it's very pathetic to work in that environment. And such a long period of working, sometimes they work for 14 hours, 15 hours for the sake of 20,000 per month or 25,000 per month. The bucks, the payment they are getting. So whatever the field is there in the society, we see the all dragging hands of capitalistic these things. They are only squeezing the humanity for their benefit. For the more they want to earn, it's a blind race of earning money uh, and providing some mundane this thing sort of thing for their own personal benefits. Suppose I would not mention one big company. One company is there, and yes, I think आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं. You rightly said कि पैथेटिक Yes, sir. सिचुएशन इज देयर. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की हालत कलर हो जाता है बहुत क्या खराब नहीं? है. Yes, तो sir. इसको ज्यादा स्पेसिफिक मतलब पैरेलल में प्रौद चाल क्या जो होता है, करता है अगेंस्ट पे लगता है। बोलते जाइए तो और अच्छा रहेगा. जी जी. So as I given the example of that labor, the man working, Proud says that in initial period, the Proud says that everybody should have such enough time for their personal development. He should have time for the spiritual practice. He should have time for their family, for their well-being, for their exercise, for their asana and kirtana, everything. If he is spending 14 hours in a factory, where is the time for his personal well-being? Right. So Proud emphasis on the personal well-being. He will have better time. He will have, and as well as this, the Baba has rightly said that Proud is Proud is advocating for the mechanization, computerization, modernization, use of technology for the betterment of the human life, so that the man will have more time for himself, for the society, for betterment of the environment, for protection and preservation for the environment. So by the use of modern technology, we will have better time, we will manage the society in a better way, and slowly we'll have better balanced human society. That's it, Dadi. Thank you. Very good, Dada. Thank you for especially highlighting the agricultural conditions. In nutshell, today all industrialists, industries have opportunity to fix the cost of their products as an industrial cost. It covers everything. We are proud advocates for industrial status to agriculture. If this happens, as Dada was mentioning, that cost itself will come much higher than what is my farmers sales today. In a throwaway price, you can say, this is the word. And one very important thing is कि यदि उनका फाइनल प्रोडक्ट वही बनता है जो मेरा डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, तो जो आज प्रॉफिट मिडिल मैन ले जाता है बिना कुछ की. आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस वीक ओनली. हम लोग मल्टीग्रेन आटा अपने यहाँ बनाते हैं. अभी क्या हो गया है, गवर्नमेंट का भी एक वो आया है कि मड़ुआ जो होता है, जिसको लोग रागी कहते हैं शायद,
ये बच्चों को खिलाया जाए प्राइमरी स्कूल्स में, उसका कॉस्ट अभी कुछ दिन पहले 45 था, नाउ इट हैज गॉन 70 रुपीज. सो आई मीन, where that money is going, it's simply going to the middleman. So finally, who is the sufferer? My farmer is sufferer. So there has to be, we have to give the industrial status to agriculture so that they can decide rationally, not exaggerate करके their products cost. इसी तरह से दादा ने बहुत अच्छा बाद में explain किया कि see what is progressive. Suppose if I take the industry, what is today happening is working hours. Obviously, working hours is 8 hours, 10 hours, 14 hours even. But this is not the progressive. That is what Proud says. And Dada was explaining that technology, Proud, I mean, advocates for using the best technology available in everywhere so that productivity can go high. At the same time, we don't believe in retrenching the manpower. We believe in reducing the working hours. And here we are radically very different than what capitalism thinks. So this is also a very important point, which आपके बाद से ये reference आया. तो इस तरह से जैसे कुछ और बातें आती हैं, जैसे employment की guarantee. Today it's just not there. That's what we told, that capitalistic जो setup है, जो capitalism जो है, this is working for few and not for everyone, whereas Proud thinks for everyone, because as we are born as a human, everyone has a right to become the divine. That is the path, that is the progress, and that is why it is called progressive utilization theory. And local economic self-sufficiency जिसको हम कहते हैं, तो Proud encourages local economic self-sufficiency. जैसा हम लोग बात करते हैं, whether it's a block level planning or what you call economic democracy or cooperative. So these are all, we encourage local economic self-sufficiency, aiming to reduce dependency on external resource and promote community as a resilience. So capitalism often involves globalized markets and international trade, leading to interdependence that may not always serve local interest. So that is how we are totally different. For example, ethical and moral values in business. So Proud places importance on ethical and moral values in economic activities. You might have heard somewhere कि बाबा ये सोच कि यदि इन धंधे में तुमको प्रॉफिट नहीं आता है तो उसको नहीं करोगे if you are not able to survive. But negative business नहीं करना है, which is not good for humanity. So it seeks to integrate spirituality and morality into economic decision making. So this here also we are very fundamentally different. Whereas capitalism may prioritize profit motives over ethical considerations. So क्योंकि उनके shareholders को उनको पैसे देने हैं, if he will not give shareholders their due, then they will not survive. So that is how it has been designed. So one more thing, the Proud proposes the concept of dynamic equilibrium, whereas economic development is balanced and environmental and social considerations are there, whereas capitalism, in its pursuit of profit, has been criticized for, sometimes neglecting the broader concerns. And you can see now, as my brother was saying, that anywhere you go, the industry, so much pollution is there. And let me tell you very frankly, in other countries, there is no so much pollution. We are so tolerant. Not good in many respects. Now, another is that resource utilization for collective welfare. हम जो बात करते हैं, we think of, we advocate, Proud advocates the utilization of resources for collective welfare rather than individual or corporate profit. So, whereas in capitalism, the profit motive often drives resource allocation, and the benefit may not be, distributed in equitably, which is missing today.
And similarly, is the limitation of monopoly power. Education for all-round development is totally missing in capitalism. Whereas Prout stresses the importance of education for the all-round development. Many of my previous speakers have already said that. I mean, for all-round development of individuals, including physical, mental, and spiritual, even my Acharya told just before. So capitalism may focus more on education for economic productivity. Lot of IITs are there, lot of management institutions are there, lot of ITIs are there, so many technical institutes are there. They focus on economic productivity and not at all on your mental or spiritual growth. So here, that is how we are saying that Prout is typically different than capitalism. Anybody would like to say something more on this topic, please? In few minutes. Because... Rather, I think it is somewhere the follow-up points of what you people have already spoken. Actually, I again want to put some more emphasis on individualism, which is created due to capitalistic society. And what they do is they are basically making people selfish. People who had started becoming selfish in the era of capitalism was earlier with the outside people, and now within the family members. And due to this individualistic approach, they are harming themselves also. Due to individualistic approach, they themselves are unstable. Today, you see, one company is removing their employees, the other company has become bankrupt. Stability is very much missing when we talk about the capitalism. Right. Whereas Prout advocates the cooperation, the feeling of Sangha Chatham, so that not only unites you within the family, you within the society, you within your own business. And due to this collective and cooperative, the whole system, the whole economic system is so strengthened, the interest of everyone is saved. So the instability versus the stability is there when we speak about the capitalism and Prout. Thank you, Dada. Namaskar. Thank you, Didi. Thank you. The point is, Didi, it is because the very definition of progress has changed. That is why this everything has is looks like I mean, there is individualism, because the progress is defined like that right from the colleges, the schools. That is what coming to my mind after listening to you, that if we teach from the primary education, जो हम कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये तो पशु में और मनुष्य में एक ही तरह के हैं. यदि ये बता दिया जाए कि यदि मनुष्य में तो एक ही विशेषता है, वो है भागवत धर्म, मानव धर्म, या जिसको जो भी धर्म कहते हैं, तो ये जब बचपन में बता दिया जाएगा, then that very definition we will carry throughout our life, and then our behavior will be very different. So the behavior which we are seeing in capitalism is only because we are educated like that. Yes, Dada Harananji, please, if you want to say something, please at the end. Yeah. Thank you. सारी बातें कह दी गई, और वो ये कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बिंदु को उठाया. बार बार जो घूम फिर कर बात आ रही है कंपटीशन वर्सेस कोऑपरेशन. तो जो दादा आपने भी बहुत हाईलाइट किया, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन और सारी बात. तो मूल झगड़ा वहीं से शुरू होता है कि एक जो है आपसी प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता पर है, और दूसरी सहभागिता पर और सहयोगिता पर है. कोऑपरेशन, एंड दैट टू कोऑपरेशन विच इज नॉट अ सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन, विच इट इज कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन. तो अब ये देखिए, इसी से सारी चीजें निकली हैं. जैसे जहां कंपटीशन है वहां फ्री ट्रेड नहीं है. प्राउट फ्री ट्रेड की बात करता है. फ्री ट्रेड पर बाबा ने पूरा ही विस्तार से बताया है. तो हर कंट्री अपना बैरियर लगाए हुए है कि ये सामान वो उधर से नहीं लेंगे, वो उधर से नहीं आएगा, तमाम चीजें. और ट्रेड वॉर भी चलता रहता है बीच में. बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं उनमें आपस में ट्रेड वॉल्स रेस कर रहे हैं. और जो आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि एजुकेशन का फोकस, बाबा ने जैसे कहा था कैच देम यंग, और कहा कि एक बार मूवमेंट चलाया मोर एंड मोर प्राइमरी स्कूल्स. वो इसलिए उन्होंने कहा कि वो इस बात को समझते थे कि जो बुनियादी
जो सोच है वो प्राइमरी लेवल पर ही बनेगी, और जबकि कैपिटलिज्म का पूरा फोकस अब स्किल डेवलपमेंट पर इसलिए है कि वो स्किल उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में काम आएगा. It is not to develop human Yes. skills, it is to develop technical skills which may help in their More profit. business, more profit. इसलिए एक जो इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात प्राउड का एजुकेशन सिस्टम कहता है, जिसे हम ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, वहां वो है नहीं, वहां लॉपसाइडेड पर्सनालिटी. इसीलिए इस बात को समझ लेना होगा कि जिस इंडिविजुअलिज्म की बात अभी दीदी कह रही थी, वो इंडिविजुअलिज्म भी एक मिथ है. क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हर आदमी, आज जो कहता है ना हमाम में हर आदमी नंगा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्राइवेसी खत्म हो चुकी है. क्योंकि आपको सब देख सकते हैं, कोई भी कहीं से भी दुनिया में, कि आप क्या लिख रहे हैं. और आजकल तो कंपनीज जो हैं आपके इंक्लिनेशंस को, शॉपिंग कहाँ आपने की, उससे समझ जाते हैं कि क्या ये किधर मार्केट इनका, किधर इनकी सोच जा रही है. तो आपके सोशल मीडिया, फेसबुक पे और इन तरह की चीजों से, यूट्यूब भी वॉच कर रहा है कि आप किस तरह की चीजों को देख रहे हैं, और फिर उसी तरह का एडवर्टीजमेंट भी आपके सामने आने लगे, सबने देखा होगा. तो एवरीथिंग हैज दिस थिंकिंग बिहाइंड, कि हम आदमी की सोच को, आदमी की रुचि को, अभिरुचि को, रुझान को कैसे हम इकोनॉमिक टर्म्स में कैश कर सकते. इनकैशमेंट ऑफ एवरीथिंग. यहां तो बस वही, कहां से पैसा निकले, कैसे पैसा निकले, कितना अधिक पैसा निकले, पूरी सोच इसी में. जैसा राजेंद्र आपने सही कहा कि जन्म से मृत्यु तक, वो जो बाबा ने एक गीत में कहा 1340 में, कि अर्थोपार्जन मंत्रो महान, कि सबसे महान मंत्र है पूंजीवाद का अर्थोपार्जन. तो दिस इज हिज वन ऑफ द सेंटेंसेस इन द लास्ट पैरा ऑफ 1340, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली. तो ये बहुत सी पूरी एक उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की सोच है. तो इसमें मेल खाने की तो का कोई वजह नहीं है. और नाउ दैट रेड्डी दादा इज हियर, रेड्डी दादा, मैं भी सोच रहा था रेड्डी दादा दिख गए हैं तो बिना उनको सुने हम लोग कैसे कंक्लूड कर सकते हैं. Your book on techno feudalism I was going through, and but at the end, I thought he talks about, it has overtaken capitalism, but at the end the fundamental thing that he says is universalization of exploitation in one of the last pages. So there capitalism and techno feudalism are on the same platform. They're only metamorphosed form, a kind of a metamorphosis. Yes. Metamorphosed form of capitalism. That's what I was telling to my esteemed friends here, कि वही है. तो ये भी उसी का विल्ड वर्जन है, जैसे न्यू कॉलोनिज्म, फ्यूडलिज्म, इंपीरियलिज्म, टेक्नो फ्यूडलिज्म भी कॉलोनिज्म का ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए चेहरे हैं. That is the capacity. So can we hear 2 minutes from Surinder Dada, because he's there? Yes, why not? That is the capacity of the. So Surinder Dada, if you can 2 minutes, if you can brief through this understanding. See, in fact, the techno-feudalism book I recommended because Proutists have to understand that where is your enemy, where is you have to focus. थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, दोनों तरह की पॉपुलेशन है. Okay, then here only one I can say that proprietarianism. Yes. Today's all economies are on subject, or rather focused, are obsessed with the proprietarianism. Who owns it? Whether the government owns it, whether the corporation owns it, or whether the individual owns it. So ownership का ये जो web है, the web has everybody has been locked up, trapped into it, and the proprietary, whether it is communism or same whatever name they give themselves, capitalism, everything, all economies today are proprietarian in their approach. Now we have to shift to utilitarian approach. That is how we are going to utilize and how manner we can utilize. So the assets, the resources are the same, but we are not looking at primarily as a subject matter of what you call who owns it, but it is a subject matter of how they are being utilized, or how they are misused or unused or misused. Somebody was telling me that disuse means not using it, and also misuse or papa. The resources are misused, it is papa hai.
और जो डिसयूज्ड आल्सो इट्स ए पाप है, क्योंकि that would serve the purpose or the fill the necessities of the many people who need it. Now, on one side, we say production is not an issue. There is a lot of production, grains are there, everything is there. We are in a position to give 80 crore people food. But you are at the same time, you are saying there is no work, there is no employment, there is no this thing. So decent life, living wages are not being given. Living wages people are not receiving. So because of the problem is of ownership. Always thinking in terms of, so economies have to shift totally from the focus on ownership to utilization. Right. Usership rather, usership. So this is the main difference between Prout approach and the approach of the others. And second thing is, human beings should not be considered as capital cost. So every time, you know what they say, mainly neoliberalism, they started attacking the cost of the human factor. That is the way we got this call centers, outsourcing, contract work, gig working. All these things have come up because people are been trying to say how to reduce the cost of labor. How to reduce the cost of labor. See, so in other words, human beings have become a kind of a cost factor in the capitalism. Yes. So that we have to remove. Human beings to be treated as human beings, not as some statistic or a cost factor. And so human should not be treated as capital. You should be treated as human beings. So once you believe in utilitarian focus will be there, and human beings are treated like human beings, not as somebody where, see, I can get somebody to work for less salary, and how to, if I want to give profit, I have to remove 1,000 people, I can increase the profit. Our stock market value should change. Yes. So this is the approach that is taken by the current economies, and this means a revolutionary. It's not easy. It is it's a matter of as you said, you know, people have to become tutored or whatever it is, re-educated, in the sense that from early in their life they have to be told that the resources are meant for the utilization of human society, for their welfare, not for what you call fattening up the figures, no, of the capitalists and stock markets. This is the major fundamental shift that is required our thinking when you are looking at the economies. So the new economic system has to focus not on ownerships but on userships. Right, Dada. I think Reddy Dada, we can have next week or later on a debate on, you know, Prout mein jo utilization ki baat hai, and you talked about rightly utilitarian approach. So we have to understand, all of us, how is it different from Benthamite utilitarianism? Prout, because Bentham is an established philosopher in terms of theory of utilization, you know. So we can have that discussion later on. It's a deeper topic, but yes, definitely we'll go into it. But Surendra Dada, you came at the end, but you have given us 4 or 5 very key points, you know, which and telling us to one more I'll conclude it. Tell us. Second thing is about what we call the definition of resources. The definition of resources. See, no, the Prout's resource, because the definition of resources is fundamentally different from the other economies. See, we consider the spiritual resources, we psychological resources, we discussed this point, and also physical resources, material resources. So all these things are being not considered, and which is not there in other economies. Right, Dada. Yeah, there's no proper. We are radically very different. Yes. Different. Yes, agree. So thank you very much. Or Surendra Dada, I hope now you are perfectly all right. You keep joining at 8 p.m. sharp so that we maximum hear from you. I understand your anxiety. You are a very great motivator. You come out with such a brilliant ideas that we are. Yes, Dada, आप कुछ बोल रहे हैं, Haran da कुछ बोल रहे हैं. We believe in maximum utilization of Reddy Dada's talent and rational resource must be utilized fully. Yeah. Thank you. So let us close the session. Thank you. आप सब लोगों को धन्यवाद. आप लोगों की परमिशन से मैं लिंक क्लोज कर रहा हूँ. Thank you. Thank you.